हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे इतिहास का पार्ट है मौर्य समाज। मौर्य समाज ओके। आज हम मौर्य समाज के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो मौर्य समाज है इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विकल्प हमें पढ़ने को मिले हैं। ओके, तो आइए हम लोग अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। सबसे पहला बात कि जैसे आज हम दूसरे तरह से पढ़ाने का स्टाइल चेंज किए हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट ऐसे ऐसे मिल रहा था कि सर ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए। ये हमारा तीसरा मेथड है आप ही के लिए। तीसरा मेथड से हम आज आपके सामने हैं। आपको उस टाइप से भी अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन फिर से हम कहना चाहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम हुआ आप कमेंट के ज़रिए हमें कहें, बहुत अच्छा लगा। चलिए इस मेथड से तो आपको अच्छा लगना चाहिए। चलिए, तो मौर्य समाज जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट रहेंगे हम इससे हाईलाइटेड करेंगे। ओके, हाईलाइटेड करेंगे। उसके बाद जो भी हमें अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है वो अलग चीज़ है, हमें जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला चीज़ कि मौर्य समाज में, मौर्य समाज जो भी लोग कुछ पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, नहीं पढ़े हैं उसके बाद भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ें। देखिए मौर्य समाज जो है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, याद रखिएगा 345 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चाणक्य मतलब कि कौटिल्य विष्णुगुप्त, चाणक्य का मतलब होता है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीतिक से है। ओके, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ओके, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए अगला है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको हराया? तो इसको सेल्यूकस निकेटर को हराया। कौन सा ईसा पूर्व में? और 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ओके, दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों का पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथी पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। याद रखिएगा, क्या लगाते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले
खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, जो है 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते हैं और बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु जो हुआ था 298 ईसा पूर्व में हुआ था और ये उपवास किए थे। कहाँ किए थे? तो श्रवणबेलगोला में। चलिए अब हम लोग जानते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के माध्यम से। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। ओके, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। ओके, किसके नाम से जाना था? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। क्या है? शत्रु विनाशक, याद रखिएगा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, सही बात है। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। भद्रसार या वायुसार कहा गया है, याद रखिएगा। अगला है स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। उसके बाद फिर अशोक को भेजा था। तो एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ओके, बिंदुसार। अब देखिए, बिंदुसार हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अशोक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। किसकी राजगद्दी पर? तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार का उत्तराधिकारी माना जाता था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। वो जब राजगद्दी पर बैठा था तब मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था। क्या कहा गया था? अशोक वर्धन, ये याद रखिएगा, अशोक वर्धन। ओके, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया।
अभी देखिए कमेंट आ रहा है कि सर पीला से आप डार्क नहीं किए हैं, और एक कर रहे हैं सर पीला से डार्क नहीं कीजिए सर, थोड़ा सा हमको कलर ब्लाइंडनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखिए सबको लेकर चलना पड़ेगा हमको इस वीडियो में, एक ओके। तो इतना सारा कमेंट आप नहीं करें, नहीं कर रहे हैं तो इसका कुछ रीज़न ही होगा, तभी नहीं कर रहे हैं। ओके चलिए कोई बात नहीं, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ओके, अशोक के दरबार में उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ओके, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, ठीक है, जिनका नाम चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। ओके याद रखिए। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से है और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ओके, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन अभिलेख है? शिलालेख, फर्स्ट है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। ओके, गुहालेख यही है 3 शिलालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैन थैलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय कौन कौन सा विषय है और कौन कौन सा शिलालेख है? तो पहला शिलालेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में। दूसरा शिलालेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। और तीसरा अभिलेख है इसमें राजकीय अधिकारों को देखिए यहाँ पे, इसमें राजकीय अधिकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ओके, और चौथा जो शिलालेख है, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख है, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ओके, और छठा जो शिलालेख है, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, 7वां और 8वां शिलालेख में एक ही है। इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? तीर्थ यात्राओं का। किसकी? अशोक का। 9वां शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 9वें में शिष्टाचार के बारे में किया गया। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। इसमें क्या किया गया है? तो धम्म की व्याख्या किया गया है।
12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचार के सम्मान की बात कही गई है। ओके, 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 13वें में है जो कि पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख है जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ओके, और अगला जो पॉइंट है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, याद रखिएगा 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। ये भी याद रखना है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है वो देख लेते हैं। 6 देखिए, यहाँ से यहाँ तक 6 है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ था? कौशाम्बी में। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। ओके, दिल्ली टोपरा, सेकेंड है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा से दिल्ली लाया गया। और तीसरा है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। और चौथा है रामपुरवा। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। पांचवा है लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार में लौरिया अरेराज। लौरिया नंदगढ़, चंपारण बिहार में है। में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। अगला है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ओके, अगला जो पॉइंट है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है। इसी में लुम्बिनी में धाम यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता से, अगला जो पॉइंट है, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में, अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर किसको कहा गया है? जासूस को। आइए हम लोग देख लेते हैं ये पॉइंट को। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मौर्य प्रांत एक तरफ है, एक तरफ राजधानी, मीन्स प्रांत की राजधानी है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जयिनी, और कलिंग का राजधानी तोसली, और दक्षिणापथ का सुवर्णागिरी दक्षिणापथ का प्रासी मीन्स पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र है। तो ये प्रांत और राजधानी था, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है वो सब। चलिए अगला जो पॉइंट है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। कितनी थी? 5 थी। मौर्य साम्राज्य की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ओके, और अगला जो पॉइंट है, प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे।
राष्ट्रिक कहलाते थे या कुमार कहलाते थे या आर्यपुत्र, तीनों में से कोई एक कहलाते थे। ओके। प्रांत का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, याद रखिएगा, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। और अगला जो पॉइंट है, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। ओके। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। माने कि बिक्री कर के रूप में 10वां भाग जो होता था वो ले लेता था अपने आप को। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो इसको नहीं देता था, बात के मतलब, तो उसको मार देता था लोग। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। ओके, याद रखिएगा इसको। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला दोस्तों। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। ओके। सैन्य विभाग का अगला पॉइंट है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाला गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। चलिए थोड़ा सा जो बॉक्स टाइप का बना हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। बॉक्स टाइप का जो बना हुआ है वो इस प्रकार से देखिए। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थकर मीन्स मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज होता था जो राजपुत्र था। ये था दौवारिक था राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता आर्य का संग्रह करता था। और सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष था। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष था। ओके, याद रखिएगा, कारागार का ये अध्यक्ष था। कहाँ पे आए थे? कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेस्त्रिक्ट कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल को कहा जाता था। व्यवहारिक था प्रमुख न्यायाधीश। न्यायक था नगर रक्षा का अध्यक्ष था। 14 नंबर में कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष था। दंडपाल सेना का
सामान एकत्र करने वाला था। दुर्गपाल, दुर्गपाल था दुर्ग रक्षक। अंतपाल, अंतपाल था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। ओके, अगला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य, उसके कार्य। प्रथम समिति एक तरफ है, एक तरफ कार्य है, तो समिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तक है। ओके, प्रथम में कार्य क्या था, तो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति का था विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय का था जन्म मरण का विवरण रखना, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ का क्या था, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम का क्या अर्थ था कि निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। षष्ठ का क्या था, बिक्री कर वसूल करना, बिक्री कर वसूल करना। ओके, अगला जो टेबल है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो किससे रिलेटेड है, तो वो है सैन्य समिति एवं उनके कार्य। सैन्य समिति है, ये क्या था, ऊपरला प्रशासनिक समिति था, याद रखिएगा प्रशासनिक समिति था। और सैन्य समिति प्रथम था जल सेना की व्यवस्था, जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ था अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना। और पंच था गज सेना की देखरेख करना। षष्ठ था रथ सेना की देखरेख करना। ओके, अब देखिए ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन भाग है, तो दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक एवं सभासद है, सभासद। ओके, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध का शुंग वंश की नींव डाली, मगध का शुंग वंश का नींव डाला गया वहाँ पे। अगला है 15 नंबर में, 15 नंबर में है आपका पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। किसका था, ब्राह्मण जाति का। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, विदिशा में स्थापित किया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ओके, याद रखिएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसका हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। ऐसा पढ़िएगा, सुशर्मा पढ़िएगा। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंशों और आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है, प्रतिष्ठान। ओके, याद रखिएगा। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलुमांबी तथा यज्ञश्री सातकर्णी था। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल ही में गुणाढ़ थे।
हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी था। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं और गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और नोट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। ओके, और जो ये टॉपिक है आपका भारत के यवन राज्य, वो हम अगले कड़ी में देखेंगे। ओके, अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए, लुसेंट का सामान्य ज्ञान है, इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग आ जाते हैं घटना चक्र एसएससी का है, देख रहे हैं, घटना चक्र एसएससी का है। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मौर्य काल मीन्स मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। ओके, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये सब जो क्वेश्चन दिया गया है वो सब आया है। अब हमको पता करना है कि जो सब हम पढ़े हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान में, वो सब इससे मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए, लाइन वाइज लाइन मैच करेगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, देखिए, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ओके, इसको इसमें फिल करना है। ओके, चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, ये सब हम देखे हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त का पुत्र था। अब देखिए, इसको हम अलग तरीके से आपके सामने हम लोग रखेंगे। क्या रखेंगे? हम इस तरह से आपको बताएंगे, आंसर को छुपाना है। आंसर कैसे छुपेगा वही हम कर रहे हैं, नहीं छुप पाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, याद रट जाना है। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का था। और महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य के थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे अशोक, याद रखिए। कलिंग का युद्ध वर्ष कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र जो लिखे थे चाणक्य लिखे थे। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य चाणक्य को बोला जाता था। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। बिहार में पाया जाता है क्या? चट्टानों को काटकर, जो हम लोग कहते हैं बिहार का देखिए कितना अच्छा नाम यहाँ पे है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मौर्य राजवंशों ने किया था। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तब भाब्रू में। और सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो थे तिस्स। मौर्य काल में भूमि खान चरागाह वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो वो था खान। अगला है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के।
और मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। ओके। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। और अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पुस्तक पर लिखी गई है? तो राजनीतिक पर लिखी गई है, राजनीति पर लिखी गई है। ओके। चलिए अगला जो पॉइंट है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था? एकमात्र राजा कौन था वो बताना है। तो विश्व में और विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? विजय त्याग दिया था, वो थे अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को। किसको? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? पत्थर पर है नक्काशित। मौर्य वंश के ऐसे कौन से संस्थापक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? अभिलेखों द्वारा, तो वो थे अशोक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। ओके। तो हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसको हम कड़ी बाई कड़ी करके हम लोग देखेंगे। ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको आंसर बताना है, आंसर हम पहले आपको नहीं दिखाएंगे। ओके। यही व्यवस्था हम कर रहे हैं, देखिए कैसे व्यवस्था करेंगे। आपको आंसर हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है? आंसर आपको हम नहीं दिखाएंगे। चलिए यहाँ तक आ गए। चलिए आपको लूसेंट दिखाई देगा, आंसर नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन दिखाई देगा पर आंसर नहीं दिखाई देगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो बाहर से भारत कौन निकाला था? तो आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है, आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये हो जाएगा आपका आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिस दाई के क्षेत्रों को दिया था। ओके, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, मतलब कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेला में शायद। सॉरी, हम बता दिए आंसर ना, आपको आंसर बताना है, हम तो आंसर नहीं बताएंगे, आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा मोटा पड़ जा रहा है, ये देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब लाते हैं हम आपका स्पीडी का बुक है, पुराना वाला बुक है। चलिए कोई बात नहीं, ये पुराना है, ये 2020 नहीं है। देखिए इसको हम काट देते हैं, याद रखिएगा कि 2020 नहीं है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपको बताना है
ज़्यादा देर हम टाइम नहीं देंगे, ज़्यादा देर टाइम देंगे तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे करवाएंगे पूरा। तो हो गया बिंदुसार। इतना जल्दी जल्दी तो क्वेश्चन आ रहा है, आपको जल्दी से जल्दी बताना है, क्या दिक्कत है। ओके चलिए, अगला जो है बिंदुसार सम्राट, उसी का व्याख्या है। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। मौर्य पुत्र का बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ओके तो आइए अगला है बिंदुसार का पुत्र कौन था। बिंदुसार का पुत्र कौन था। बिंदुसार का पुत्र था अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। यह बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। आंसर बताइए जल्दी से। तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारा मात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। प्रेम और विश्वास भी जीत कर वो आ गए। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो कौन सा होगा जल्दी से जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। जैसे ही हम ये पेज हटाएंगे आपका टाइमिंग खत्म हो गया, उतना ही के अंदर आपको सोचना है। ओके अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चलिए चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है। तो आपको आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। तो आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कलिंग युद्ध, तो इसका व्याख्या है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम घोष की नीति को अपनाया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। देवानाम प्रियदर्शी था, आंसर बताइए। वो था मौर्य राजा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबंधित किया गया है। मास्की गुर्जर, निट्ठूर तथा उदय गोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है, आंसर बताइए। वो है अशोक। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। अशोक के शिलालेखों से मिलती है, आंसर बताइए। सभी विकल्प सही है। मीन्स जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, जीवन नीति, आंतरिक नीति, सब टोटल का टोटल। देखिए आपको व्याख्या में यहाँ पे मिल ही जाएगा, व्याख्या में आपको मिल जाएगा, व्याख्या में मिला। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन वर्गों में किया जा सकता है। एक में शिलालेख, दूसरा में स्तंभलेख, तीसरा में गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक और प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों
शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। ओके, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, नहीं दिख रहा आपको? 11 नंबर क्वेश्चन अब दिख गया होगा। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। 261 बीसी में। अगला क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पे। राज्यादेश। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? युद्ध त्याग की घोषणा की है। चलिए, शिला राजादेश 13। शिला राजादेश 13। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? तो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले व्याख्या। मेगास्थनी यूनानी ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं प्रशासन के विषय में लिखा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था ग्रीस के राजदूत का नाम। इंडिका किसने लिखी? इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। ओके, सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोह नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध, वो थे तक्षशिला से। तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? आपका ऑप्शन ए है, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है।
से कुछ ही दूर पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर तो नहीं दिखाएंगे, जितना भी प्रयास होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि आंसर आपको दिखाना ही नहीं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी। और अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? किस लिपि में खुदे हुए हैं? ओके, तो अशोक का जो है ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेखों, खरोष्टी लिपि में तक्षशिला एवं लंघमान अभिलेख, आरमेइक लिपि में सरेकुना अभिलेख अरामेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ओके, उत्कीर्ण है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? कौन? तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टोफिन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं सभी का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जितना आपको दिया जा रहा है उतना आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। ओके, तो जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर उसका क्वेश्चन है 3 बार आप रिपीटेशन हो रहा है आपका, तो इससे ज़्यादा क्या होगा? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? चलिए आपको दिखाते हैं ऑप्शन, कोई बात नहीं, थोड़ा सा। तो आपका आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। धम्म में वर्णित है कि पक्षियों प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो था, ये आंसर कौन हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक हो जाएगा आपका आंसर है, जिला प्रशासक हो जाएगा। चलिए एक मिनट। जिला प्रशासक
थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए, तो इसका व्याख्या, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिला का अधिकारी एग्रोनोमोई था। एग्रोनोमोई याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो कौन सा था? तो सुंग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था बृहद्रथ थे अंतिम शासक। ओके, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिए थे इसका थ्योरी। उसके बाद भी मौर्य काल का हम लोग क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। ओके, और जो अगला जो पार्ट है मौर्योत्तर काल, वो अगले लेसन में होगा, अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है मित्रों। एक ही दिन पूरा पढ़ लेने से आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि आपको याद नहीं रह पाएगा। तो चलिए, इसी पे अपना वार्तालाप ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।